Good morning, all the students of class 10th and your guardians also. Today is rainy day. ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पाई, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्लास 10th जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 6 मंथली एग्ज़ाम जो आपका होने जा रहा है 20 सितंबर से 25 तक, उसके अंतर्गत 2 चैप्टर इस बुक से भी आने वाले हैं। कृतिका जो 10th क्लास का माता का अंचल शिव पूजन सहाय, इसके अंतर्गत दो चैप्टर्स हैं। माता का अंचल भी आप तैयार करेंगे, एक और होगा दूसरा जो चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाम। दोनों आपके कोर्स में, दोनों का सारांश राइटर्स के बारे में कंठस्थ करेंगे, नोट बनाएंगे और लिखेंगे। थोड़ा सा रिवीजन हम करवा दे रहे हैं, होमवर्क आपके लिए है। माता का अंचल शिव पूजन सहाय। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुद्धों का संग तहाँ चर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के एक तरह का वाद्य यंत्र उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वो अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डॉक्टर वहाँ हमारे चौड़े लीलार यानी ललाट में त्रिपुंड कर देते थे। एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी अर्ध चंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। इससे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर पर लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर हजार हजार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वो गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झूलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान, पीठ के बल लेटना पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूँछें उखाड़ने लगते तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हम हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना हाथ गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूँछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूँछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर मिलाना, लपेटना, गूँधना खिलाते थे। जब हम खाकर अफर भरपेट या अधिक खा लेने पर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आपको 4-4 दाने के एक कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुँह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और माताजी स्थान पर के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। इसी तरह से माता के अंचल के साथ साथ
सेकंड चैप्टर भी आपको पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखने हैं फर्स्ट चैप्टर के होमवर्क के तौर पर, बाकी हम क्लास में पढ़ा देंगे। सेकंड चैप्टर में भी देख लीजिए, सारांश आ सकता है, रिटन बाई कमलेश्वर जॉर्ज पंचम की नाक। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौर के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फ़ौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन छिपकी नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, हॉरोस्कोप, HOROSCOP, हॉरोस्कोप जन्मपत्री, कुंडली, लाइफ हिस्ट्री। प्रिंस फिलिप के कारनामे छापे, और तो और उनके नौकरों, सर्वेंट्स, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालमपुरा अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। इसी सीक्वेंस में आप राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन वृतांत भी आप लिखेंगे होमवर्क के तौर पर। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों और कठिनाइयों तथा संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। इन द एज ऑफ 15 ईयर्स ओल्ड, 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में उपन्यास, नावल, सीता के फूल, कहानी, स्टोरी, अम्बपाली, नाटक, ड्रामा, माटी की मूर्तें, रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण आदि उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या, विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। पेज नंबर, नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है, जो मनुष्यता से आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है, सिंबल है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। संन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। पोएट्री वाले में आप सूरदास और तुलसीदास जी का जीवनी कंठस्थ कर सकते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका भी आप नोट्स बनाएंगे और चेक कराएंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ।
खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। थैंक यू।